Happy morning, happy afternoon, and happy evening. I say all of that because you watch this episode of The Revolving Perspectives from various corners of the world. Welcome to all of you to The Revolving Perspectives. You know that this platform is there to talk to entrepreneurs, to understand their stories, take insights from them, learning from them, and interact with them to understand the story of their life, the story of their entrepreneurship. Today we are sitting with a lady in Bhopal, Madhya Pradesh, from India, who has started her business good long 30 years ago. The business which was considered as the domain of men or male fraternity, considering that only male can do it, breaking that norm that time approximately 30 years ago, and then coming up with flying colors, with success, showing and proving to the world that yes, this can be done, a single lady can do it. So we are now understanding her journey, her entrepreneurial and personal journey, and then the insights that she has gathered all this while, so that we can get that motivation, that inspiration from her. So let's welcome Miss Sandhya Mishra. Hello, ma'am. Hello. It is a pleasure to talk to you. Great that we got introduced to you. You have begun your business 30 years ago, or more than that probably, and I'm sure you must have gone through lots of ups and downs. Let us understand from you that what made you look at this business as your career, as your entrepreneurial journey, and how did you get into it? मैडम मैं 32 इयर्स पहले मैंने ये वुमेंस एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट की थी। जब मैं रायपुर में थी, रायपुर में मैंने जब मेरा बेटा उस समय 4 ईयर का था, उस समय मैंने ये ईडीपी प्रोग्राम्स के लिए जो पेपर में ऐड देखा, तो मैंने सोचा कि मैं है ना कुछ बिज़नेस करूं। पर मेरा बैकग्राउंड मेरे मदर साइड से और मेरे ससुराल साइड से, दोनों साइड से किसी भी तरीके का बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने एलएलबी किया है तो तुम ऐसा करो, जज के लिए अपने आप को तैयार करो। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड खुद एक नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में ना जाने कितने जंगल की ट्रांसफ़र हमको मिलता है, तो ऐसे में मैं अपने दोनों बच्चों को फिर किसी नौकरी करने के चक्कर में किसी जगह, छोटी जगह पे जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर लूँगी और मेरे बच्चे बिल्कुल गांव खेड़े में पढ़ते रहेंगे। तो मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे नौकरी करनी ही नहीं। मुझे नौकरी से पता नहीं क्यों इतनी एलर्जी थी कि सबकी जी हजूरी करना मेरे बस का था ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं स्वयं अपने आप की मालकिन बनूं और बहुत से लोगों को काम दूं, तो एक मेरे को अलग से फील भी होगा और मेरे बच्चे भी मेरे हिसाब से पढ़ेंगे और ऐसी जगह भी मैं इस्टेब्लिश हो जाऊंगी जहां पे मुझे एजुकेशन से संबंधित भी बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस पीरियड में मैंने रायपुर में है ना ईडीपी प्रोग्राम को ज्वाइन किया, उसमें मैं सिलेक्ट भी हो गई। पर लकीली उसी महीने में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरे को वो सब आगे का करने का कुछ मौका नहीं मिला और ट्रांसफ़र हो गया, तो भोपाल आ गई। अब भोपाल आई तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे नौकरी के लिए जाती हूँ। तो नौकरी के लिए जब मैं कॉलेजेस में मैंने सोचा कि शायद मैं वहाँ पे कुछ लेक्चर वगैरह देना चालू करूँ, तो मैंने सोचा कि कॉलेज में जाके मैं लेक्चरशिप या स्कूल में किसी जगह पे मुझे मिल जाए तो मैं ऐसी जगह पे नौकरी करने जाऊँ। तो उस समय मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि 600 रुपये महीने पर मुझे लोगों ने ऑफ़र करा कि आप है ना पूरे महीने काम करिए, 600 रुपये पे आपको पेमेंट दिया जाएगा और टाइम लिमिट आपको मैं बता नहीं सकता, दिन भर आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये नौकरी तो और डिफ़िकल्ट है कि इसमें मुझे दिन भर काम भी करना पड़ेगा, मेरे बच्चे भी सफ़र होंगे और मैं कर नहीं पाऊँगी। मैंने कहा मुझे अब ये सब करना नहीं। तो मैंने अपने आप से घर में ही है ना अपना बिज़नेस टाइप से शुरू कर दिया, जिसमें लेडीज़ से संबंधित मैं काम शुरू कर दी थी, जिसमें बेकिंग से संबंधित और कुकिंग से संबंधित और मैक्रोमे से संबंधित, फ्लावर मेकिंग से संबंधित बहुत सारी क्लासेस जो लेडीज़ लोगों के लिए थी, वो क्लासेस मैंने घर में चालू कर दी और मैं अर्निंग करने लगी। तो मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिला कि मैं नौकरी से ज़्यादा जो मुझे कॉलेज भी मिल रहा था उससे ज़्यादा मैं घर बैठे कर रही हूँ।
तो मैंने कहा ये मैं इसी तरीके से बिजनेस शुरू करूँगी चाहे कुछ हो। लकीली उसी ईयर में यहाँ पे भोपाल में भी पेपर में ऐड आ गया कि ईडीपी प्रोग्राम्स के लिए महिलाओं की ज़रूरत है, तो मैंने उसमें भर दिया, तो यहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैंने सोचा कि अब मुझे आगे नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो मुझे करना ही है। अब मैं जब इतना घर में कर रही हूँ और मैं अर्न कर रही हूँ तो मैं बड़ा भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने जाके वहाँ पे किया। मैडम उस समय इतनी सारी लेडीज़ इंटरव्यू में आई थी कि मैं देख के खुद आश्चर्यचकित हो गई थी कि कैसे इस इंटरव्यू में मैं पास होंगी। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है। मेरे हस्बैंड मेरे गुरु भी हैं और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने कहा था कि संध्या, जो भी कुछ है बस ठान के अपने आप को फ्रीली, जो तुम में है वो फ्रीली बोल दो। हाँ। बाकी तुम्हें कुछ नहीं सोचना, हो ना हो हमने को उससे मतलब नहीं, लेकिन जो हम हैं वो हमें फ्रीली बताना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू में जो भी किया, क्योंकि उसमें बिजनेस से संबंधित तो कोई ABCD हमको नहीं मालूम थी, तो मैंने जो उन्होंने पूछा वो सब कुछ उसमें इंटरव्यू में मैंने बता दिया। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IDBI से बहुत सारे ऑफिसर्स थे, सब लोगों ने, और SBI से भी लोग थे, तो सब लोगों ने मिलके जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मैडम मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब मुझे आगे बढ़ना ही है। तो उस समय मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी क्योंकि मुझे और एक चीज़ आपसे जाननी है जी। इसके साथ साथ ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आप आगे बढ़ी और क्योंकि जगह बदली फिर भी आप रुकी नहीं, पर जो बिजनेस आपने इसके बाद शुरू किया वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, दिस इज समथिंग दैट वॉजेंट योर बैकग्राउंड। इसके बावजूद आपने उसको चुना भी और अगले इतने सालों तक चलाया भी। तो वो जो आपने चॉइस किया वो करने के पीछे आपकी कोई खास वजह या कोई सोच थी, या जैसे फ्लो में होता गया वैसे आप उसको नहीं, उसकी कोई खास वजह नहीं थी। ट्रेनिंग में क्या हुआ था कि जनरली लेडीज़ कोई मसाला, कोई आलू चिप्स, इस टाइप से सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चालू कर दी थी। तो मेरे को समझ में आया कि जितनी भी लेडीज़ हैं, कोई या तो चटनी या कोई अचार या कोई पापड़ बनाना चाहती हैं, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इन सब में से कुछ नहीं करना, मुझे अलग से कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि अलग से मैं क्या कर सकती हूँ, अलग से मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे मुझे कि एक सहायता भी मिले और मेरे घर में मेरे को किसी की हेल्प भी न लेना पड़े और मुझे काम में भी है ना आगे बढ़ जाए। तो मैंने कहा मैं कुछ अलग से यूनिट पसंद करती हूँ। तो उस समय मैंने देखा था कि यहाँ पे मेरे को कोई भी इलेक्ट्रिकल साइड से या मैकेनिकल साइड से या फैब्रिकेशन से साइड से कोई भी यूनिट महिलाएं नहीं ले रही थी। तो मैंने फैब्रिकेशन की यूनिट के तौर पे अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा। कि मैं ऑर्नामेंटल टाइप की फैब्रिकेशन बहुत सारे बनाऊंगी जो मुझे पसंद है और वो है ना मार्केट में लेके आऊँगी तो अपने आप मुझे मार्केट मिलेगा। तो ऑर्नामेंटल टाइप की फैब्रिकेशन से मैं क्या बोलते हैं फर्नीचर पे आई, फर्नीचर से फिर मैं फैब्रिकेशन करते करते टेंडर में आई। टेंडर में छोटे छोटे सी चीज़ों को मैंने पहले भर्ती किया बहुत सारे इलेक्ट्रिकल साइड से, और धीरे धीरे फिर मैं ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग और आइसोलेटर्स पे आई, तब जाके मैं ये जर्नी को यहाँ तक पहुँचाई हूँ। बहुत बढ़िया। इस टाइप से मेरी जर्नी आज यहाँ तक पहुँची है। तो शुरू में मेरा ऑर्नामेंटल टाइप का फर्नीचर और ऑर्नामेंटल टाइप की चीज़ों से ही मैंने अपने आप को स्टार्ट किया था। अभी आपने इतने 30 सालों का जो पूरा जर्नी किया है, जहाँ पे आपने अलग अलग आइडियाज़ को पहले देखा, समझा, किया और उसके बाद बढ़ते गए जैसे जैसे आपको लगा कि जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी डिमांड है मार्केट में, वो आप करें। इस वक्त पूरी फैक्ट्री चलाते वक्त या इसको खड़ा करते वक्त कभी भी आपको लगा कि क्योंकि मैं लेडी हूँ, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, या फिर मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ और आपको अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ी जो पहले नहीं थी, ऐसा कुछ हुआ है? मैडम ऐसा बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी उस समय मैंने जो मशीनरी और जो स्पेशली टाइप की है ना चीज़ों को मुझे जो मार्केट में लाना चाहिए था उस टाइप से मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर जब मैंने करा हुआ था इसमें MPFC में, तो 45 लाख का मैंने टर्नओवर के हिसाब से मैंने अपने आप को उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया। सामने वाले में जब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ऑफिसर के सामने रखा तो वो देखकर बोला कि ये इतना तो कभी आप कर ही नहीं सकती, आप महिला हैं, आप ये सब आज तक किसने नहीं किया, आप ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप आगे बढ़ाइए, इसको मैं करूँगी चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सब कुछ ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद में सेम डे उस दिन जिस दिन मुझे बैठकर है ना मीटिंग में जाना था, मेरे डैडी की डेथ हो गई। डैडी की डेथ हो गई तो मैं वो मीटिंग में जा नहीं पाई। तो उस ऑफिसर को लगा कि कल जो मैंने इससे कहा था कि ये 45 लाख की नहीं कर सकती, हो सकता है ये घबरा गई, ये नहीं कर सकती। तो उन्होंने 45 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 4,05,000 पे
करके और एक कचरे के डब्बे वाले जगह पर डाल दिया कि मैडम अब आने वाली नहीं है। जब मैं 13 दिन अपने डैडी का सब करके वहाँ पहुँची, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया। बोले नहीं मैडम वो तो आपका हमने सोचा कि आप कर नहीं सकती, मैंने 4 लाख का 50,000 का आपको करा है, आप देख लीजिए कर सके तो कर सके। मैडम उस समय आप ये बताइए कि 4,50,000 में एक शॉप नहीं डल सकती, फैक्ट्री जैसी चीज़ डलना तो डैम डिफ़िकल्ट काम था। मैं थक गई, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है सर। पर मैंने उनसे कहा कि सर कोई बात नहीं, आपने मुझे 4,50,000 के हिसाब से कहा तो है, पर मैं आपको एक दिन ही 4 करोड़, उस समय तो 4 करोड़ मेरे दिमाग में जो था, मैंने बोला कि मैं 4 करोड़ की फैक्ट्री बनाकर बताऊंगी सर इसी अमाउंट पे। तो वो बहुत ज़ोर से मेरे पे हंसे और मैंने कहा ठीक है मैं है ना करके बताती हूँ। मैंने वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बगैर किसी उनसे बोले वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा लेके और सेक्शन लेटर लेकर आई और घर में बैठी कि अब इसको कैसे करूँगी। मेरे मन में आया कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी मेरे पास है उसको मुझे है ना निकालना है और अपने हिसाब से इसको अर्न करना है। मैडम मैंने अपना पास जो भी था उसको मार्केट में सेल किया और उससे फिर ये पूरी प्लॉट वगैरह लेकर काम शुरू किया और आज आप देखिए कि बहुत 4,50,000 के MPFC के लोन पे मैंने ये काम किया। जब बैंक गई तो बैंक में उन्होंने मुझसे सिक्योरिटी मांगी, तो मेरे पास उस समय प्लॉट वगैरह कुछ था ही ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास जब सिक्योरिटी नहीं है तो हम आपको लोन कहाँ से देंगे। तो उन्होंने मुझे लोन भी कुछ नहीं दिया, 1,26,000 रुपये लोन दिया मात्र। 1,26,000 वर्किंग कैपिटल और 4,50,000 रुपये MPFC के सैंक्शन से ये सब चीज़ें मैंने शुरू करी। घर में ही सारी मशीनें जो मुझे बाज़ार से लेनी थी, लोगों को बुला बुला के अपने आइडिया सुना के उन लोगों से वो सब मशीनें अपने हिसाब से घर में ही बनवाई और बनवा के अपने काम को शुरू करा। और पहले ऑर्नामेंटल टाइप का काम, फिर फर्नीचर का काम, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल आइटम का जो मार्केट में ज़रूरी थी उसको बनाना चालू किया। आइसोलेटर, ABDO, फिर ट्रांसफार्मर की लिस्ट में आज तक मैं आई हूँ। बहुत और आज 5 स्टार के भी ट्रांसफार्मर्स, BIS सर्टिफाइड ट्रांसफार्मर्स इंडिया लेवल के यहाँ मेरे यहाँ बन रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल है इस हिसाब से भी कि दिक्कतें तो हर एक के जर्नी में आती है, पर मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि जब दिक्कतें आती है तब आप कौन कौन से लेवल पर रुकते हैं और रुकने के बाद आप क्या करते हैं। अगर 2 कदम पीछे भी जाते हैं तो आगे बढ़ के आप क्या करते हैं, उससे डिसाइड होता है कि आपकी जर्नी आप सक्सेस के किस लेवल पर लेके जाओगे। संध्या जी, मुझे आपसे आगे चल के ये पूछना है कि अब आप इस बिजनेस से भी आगे बढ़ रही है और भी यूनिक करना चाहती है कुछ तो भी, और ऐसा करना चाहती है जो आपको बुलंदी के अगले लेवल तक लेके जाए। तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है उसको लेकर के जिनको आप वापस एक बार देखना चाहती है या उनको एक्सप्लोर करना चाहती है। तो इस हमेशा मैंने देखा है कि जैसे जैसे उम्र होती जाती है तो लोग उम्र का लिहाज करके या उम्र का रीज़न बता के कहते हैं कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप कहती हैं कि अब मुझे एक नया सपना देखना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम मैं अपनी उम्र को कभी कम नहीं मानती और ना मैं अपनी उम्र को स्टॉप मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं हर दिन एक नई काम को लेकर शुरुआत करूं और हर नए काम को बहुत ऊंचाई तक लेके जाऊं। उम्र मेरे लिए कभी बैरियर ना रही है और ना आगे रहेगी। और मैं चाहती हूं कि अपने यहाँ की जो चीज़ को इंडिया लेवल पर MP में अपनी फैक्ट्री में इस तरीके से डेवलप करूं कि यूनिक बनकर आए और यूनिक बनकर उस प्रोडक्ट को लोग देखें और कहें कि ये देखिए कोई है ना लेडी कहीं भी किसी भी रूप में कितनी भी आगे जा सकती है और कितना भी आगे बना सकती है। इसके लिए उम्र या घर के लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है। एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ मुझे पूछना है, आपको अवार्ड मिला है MSME की तरफ से और जो अवार्ड मिला है वो पहली महिला के हिसाब से मिला हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में और एंटरप्रेन्योरल जर्नी में ये अवार्ड्स क्या काम करते हैं? वो इंस्पिरेशन देते हैं वो तो ज़रूर, पर इसके अलावा आपके लिए इस अवार्ड ने क्या किया है? मैडम अवार्ड तो ये ठीक है, अवार्ड मिलता है हमको, आत्मसम्मान भी मिलता है कि हमने जो काम किया है उसके लिए चाहे किसी ने माना ना माना, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, माना है। पर कोई काम सिर्फ अवार्ड के लिए करा जाए ये मेरे लिए तो कभी ना संभव था ना उचित है। मैं अपने हर दिन के काम को ये सोच के करती हूँ कि ये अवार्डेबल रहे और काम को एक से एक बढ़कर है ना काम मिलता रहे। देखिए हम लोगों को संतुष्ट कर पाएँ, हम लोगों को बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्ट दे पाएँ, हम लोग बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ऊंचाई पर ले जाएँ और हर दिन एक नई चीज़ को पैदा करें, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। यस
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ मैंने आपकी जर्नी की जो बात करी, उसके साथ एक आखिरी सवाल मुझे पूछना है, और फिर मैं छोटे छोटे कुछ फायरी सवाल जिसका जवाब एक एक सेंटेंस में चाहूँगी वो पूछूंगी। एक आखिरी सवाल ऐसा है कि आप अगर आगे के एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी उभर रहे हैं, जो अभी शायद कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या कुछ नया सपना लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? हर दिन जूझने की क्षमता होनी चाहिए। आज के एंटरप्रेन्योर जिस तरीके से अपने आप में ख्वाब में रहते हैं ना, उस ख्वाब से बाहर निकलना चाहिए। ख्वाब एक अलग लाइफ है, प्रैक्टिकल एक अलग लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ में पर सेकंड जो हमको एक अलग अलग चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को लेकर, उनको सीखकर और नेक्स्ट चुनौती तक अपने आप को तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हर एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि किसी चीज़ से घबरा कर पीछे ना हटे, हर चुनौती को ले और हर चुनौती से सीखते हुए अगली चुनौती के लिए तैयार रहें। ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है, और जो ये कर लेता है वो बहुत आगे जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने कहा आपको कुछ सवाल ऐसे पूछूंगी जिसका आपको एक या दो इसमें जवाब देना है। तो दुनिया को संध्या जी पता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एक ऐसी लेडी जिसने अपने बिजनेस को इतना बढ़ाया है, इतना सामने रखा है। फैमिली के लिए संध्या जी क्या है? फैमिली के लिए संध्या एक माँ है, पति के लिए एक पत्नी है, और दो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। एक मेरे बेटी का बेटा है और दो मेरे बच्चे की बेबियां हैं। उनके लिए वो प्यारी दादी और नानी है। फैमिली मेरे लिए पूरा मंदिर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए सबसे बड़ा लर्निंग आपकी पूरी जर्नी में क्या रहा है? लर्निंग मैडम बहुत डिफ़िकल्ट है ये। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो ये है कि मार्केट में हम लेडीज़ को बहुत छोटा समझते हैं। हर लेडीज़ को ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो कुछ कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी समाज के लिए एक लर्निंग होनी चाहिए कि हर लेडी में भी वो ताकत है जो जेंट्स में है। हर लेडी भी दुनिया के सारे बैरियर्स तोड़ के अच्छे से अच्छा कर सकती है। ये सीख सब माँ को अपने बच्चों को देनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जब आप लेडी की बात करते हो और आप एज अ फैमिली वुमन, एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को सिद्ध करके यहाँ तक पहुँचे हो, हर मुकाम पे आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ा होगा। आप डिसीजन मेकिंग को अगर मैंने आपको कहा एक सेंटेंस में बताइए, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? चुनौती है मैडम हर डिसीजन मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हर टास्क था, क्योंकि जीरो से शुरू करना किसी लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है मैडम। हर कंडीशन में अपने आप को सबके सामने, चाहे वो अपने हों, चाहे रिलेटिव हों, चाहे फ्रेंड्स हों, हर एक के सामने हर वक्त अपने आप को सिद्ध करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चुनौती थी और मुझे उससे निकलना पड़ा और निकली भी, और आज भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उसमें सिद्ध भी होकर आगे बढ़ी हूँ। तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है मैडम। तो मैं अपने आप को सक्सेस पूरा भगवान को देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपने डिसीजन मेकिंग को चुनौती, एक चैलेंज कहा है। बिल्कुल। और जब हम कोई चैलेंज लेते हैं तो उसके साथ एक रिस्क भी आता है जी। तो आप रिस्क को कैसे देखती है, और आपके अब तक के जर्नी में रिस्क सबसे बड़ा क्या रहा है? मेरी लाइफ में रिस्क सबसे बड़ा रहा मेरे बच्चों की एजुकेशन। रिस्क ये रहा मैडम, मेरे को अच्छे से मालूम है। मेरे पास में उस ज़माने में मेरे हस्बैंड की तनख्वाह 600 रुपये थी, और मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा जुनून कहते हैं ना एक माँ को, वो जुनून था। तो मुझे मालूम है कि मेरे को एक धुन थी कि मेरे बच्चे टॉप मोस्ट कॉलेज में जाएं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ें। पर मैं जब तनख्वाह देखती थी तो मुझे लगता था कि घर नहीं चल रहा, तो बच्चों की एजुकेशन में अच्छे स्कूल में कैसे ले जाऊंगी। तो मैं मन में सोचती थी कि सिर्फ एक धन ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ा रही, तो क्यों ना हो कि मैं अपने परिवार में अपने आप को आगे लेके उस धन को लेकर आऊं जिससे मेरे बच्चे आगे पढ़ सके। इसलिए मैंने नौकरी भी अवॉइड करी और बिजनेस को लिया। और बिजनेस को लेने के पीछे सिंपल एक कारण था कि शायद इतना पैसा आ जाएगा कि जिससे मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। तो मैडम मैं उस समय दून स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। तो दून स्कूल का जब मैंने सर्टिफिकेट देखा तो मैं परेशान हो गई कि इसमें तो मेरे बच्चे तो छोड़ बात, मैं खुद कैंपस में घुसने के लायक नहीं हूँ। मैंने कहा कि नहीं, यदि ये प्रॉब्लम है तो मुझे अपने आप को इतना बड़ा तो ज़रूर बनाना है कि मुझे बच्चे चाहे दून स्कूल में ना जाएं लेकिन टॉप मोस्ट कॉलेज में ज़रूर जाएं। भगवान की दया से फैक्ट्री अच्छी चली, बच्चे IIT IIM बने,
आज स्विट्जरलैंड में बच्चा है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, दोनों इतनी अच्छी जगह है। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने जिस उद्देश्य से और जिस सोच से और जिस संकल्प से अपने आप को काम करके रखा था, वो ऊपर वाले ने मेरा जो है पूरा काम करके दिया। अब मुझे शिकायत कुछ भी ना भगवान से है ना इंसान से है, क्योंकि मेरा परिवार और मेरा बच्चा जिस उद्देश्य से मैं चाहती थी वो पूरा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी आपका, जो आपने आपके जर्नी के बारे में खुलकर हमसे शेयर किया। और इसमें से हमें सीख तो बहुत मिली ही, पर उसके साथ साथ एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिला। मुझे आई एम श्योर कि जो लोग इसको देख रहे हैं इससे बहुत सीखेंगे भी और अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और बस अंतिम एक बात जरूर कहूँगी, कोई भी लेडी कम नहीं होती। हम सब मिलके उन सब लेडीज़ को बहुत आगे बढ़ाएं ताकि हमारा देश भी बहुत उन्नति करे। यदि हर घर सिद्ध है तो देश अपने आप सिद्ध होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद।